नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका आज डिफॉल्ट होने की कगार पर है। इस समय अमेरिका पर 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी के 10 गुना से भी अधिक है। और स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग रद्द कर दी और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यदि इस स्थिति का सॉल्यूशन बहुत जल्दी नहीं निकाला गया तो दुनिया को पर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या इसके कारण हैं, क्यों ये सब हो रहा है, क्या इसका इंपैक्ट होगा पूरी दुनिया पर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में अमेरिका के इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी 23 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से भी 8 गुना अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर होने के बावजूद भी आज अमेरिका डिफॉल्ट होने की कगार पर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों? दोस्तों, दुनिया भर की सरकारें जिस इकोनॉमिक मॉडल पर चलती हैं उसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग सबसे मेन फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश की इनकम 100 रुपए है, लेकिन उस देश को चलाने के लिए 150 रुपए की आवश्यकता है। यानी यहां पर इनकम 100 रुपए है, लेकिन देश को चलाने के लिए 150 रुपए की आवश्यकता है। तो वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा जो देश को चलाने के लिए चाहिए, उन्हें दुनिया भर की सरकार के लोन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी दोस्तों, चाहे आपकी इनकम लाखों करोड़ रुपए में ही क्यों ना हो, यदि आपके खर्चे आपकी इनकम से अधिक हैं तो आप हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहेंगे। और यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो दुनिया भर की सरकारें साधारण तरीके से चलती हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है। अमेरिका की सरकार को टैक्स से जितना भी आय प्राप्त होती है उससे कहीं ज्यादा वो पैसे खर्च कर देती हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, डिफेंस या फिर वेतन जैसे मामले। और जो पैसे उसको आय से और एक्सपेंडिचर में जो अंतर होता है पैसों में, उन पैसों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट काफी बड़ी मात्रा में लोन लेती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकारों की इनकम कम होती है तो सरकार अधिक मात्रा में पैसे क्यों खर्च करती है? तो दोस्तों, इसका सबसे मेन रीजन है डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को बैलेंस करना। क्योंकि किसी भी देश में डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब सरकार महंगाई कम करने का प्रयास करती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है, और जब सरकार डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है तो इससे मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं बात करूं कि यदि सरकार अधिक मात्रा में पैसे खर्च करेगी तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट पर। लेकिन सरकार के अधिक पैसे खर्च करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से लोगों के हाथों में पैसे ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, और ज़्यादा चीज़ें खरीदने की वजह से मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनकी कमी हो जाएगी। और जब मार्केट में वस्तुओं की कमी होती है और लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। जस्ट इसका अपोजिट बात करें कि यदि सरकार मार्केट में पैसे खर्च नहीं करती है तो इससे महंगाई तो कंट्रोल में रहती है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है देश के डेवलपमेंट पर। तो सरकार जो भी पैसे खर्च करती है, यानी ऋण के रूप में लेती है, चाहे वो टैक्स के रूप में लेती है, तो उन पैसों को अधिक खर्च करने का पर्पस यही होता है कि जो डेवलपमेंट और जो इन्फ्लेशन है ये दोनों किसी देश में बैलेंस रहे। दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा अमेरिका के सिस्टम को। दोस्तों, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहते हैं, और जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और अमेरिका के संविधान में फाइनेंस से रिलेटेड लिखा हुआ है कि अमेरिका के खजाने यानी ट्रेजरी पर वहां की कांग्रेस यानी वहां की संसद का अधिकार होगा, जबकि इन पैसों को खर्च करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति यानी जो कार्यपालिका प्रशासन है उसकी होगी। लेकिन राष्ट्रपति जब इन पैसों को खर्च करेगा तो उसको विधायिका यानी संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि राष्ट्रपति को किसी भी तरह का खर्चा करने के लिए बार बार कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विधायिका ने एक ऋण सीमा निर्धारित की, यानी अमेरिका की गवर्नमेंट कितनी मात्रा में ऋण ले सकती है, इसके लिए विधायिका ने एक ऋण सीमा निर्धारित की। इसके तहत सरकार तब तक बिना अनुमति के ऋण ले सकती है जब तक ऋण सीमा क्रॉस ना हो। और ऋण सीमा के अंदर रहते हुए अगर आप लोन ले रहे हो लेकिन वो लोन आपकी सरकार को चलाने के लिए इनफ नहीं है, और यदि आपको ऋण सीमा का दायरा बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको विधायिका यानी वहां की कांग्रेस से अनुमति लेना अनिवार्य है। दोस्तों, 1960 से लेकर अब तक इस ऋण सीमा को अमेरिका में 70 गुना से अधिक
बढ़ाया गया है और बराक ओबामा के काल में सबसे अधिक 7.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 6.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया। वहीं मैं बात करूं जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन ने इन दोनों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले लिया और 19 जनवरी 2023 को ही अमेरिका अपनी डेट सेलिंग की सीमा तक पहुंच गया और इस तरीके से कर्ज लेने की वजह से अमेरिका का टोटल कर्ज 31.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका की सरकार या अमेरिका के देश को चलाने के लिए एक दिन में 17 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होती और इस समय तक अमेरिका अपनी डेट सेलिंग की सीमा तक पहुंच चुका है। लेकिन जो बाइडेन चाहते हैं कि इस ऋण सीमा को विधायिका के द्वारा बढ़ाया जाए ताकि उनको अधिक मात्रा में और कर्ज लेने का अवसर मिले और जनता के द्वारा उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा करें। लेकिन दोस्तों मजे की बात तब आई जब कांग्रेस जो है, जिसमें बहुमत तो है रिपब्लिकन पार्टी का, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इस ऋण सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको दो चीजों का नुकसान है। एक तो उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा और दूसरा उनका कहना है कि सरकार लगातार जनता को लोक लुभावने वादे करने की वजह से पैसे अधिक खर्च कर रही है और पैसे अधिक खर्च करने की वजह से अमेरिका के खजाने पर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इसकी वजह से रिपब्लिकन जो पार्टी है वो इस बिल को कांग्रेस में अनुमति देने के लिए राजी नहीं। दोस्तों अमेरिका में जो अभी क्राइसिस चल रहा है ये अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2011 में भी अमेरिका को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, लेकिन उस समय कार्यपालिका यानी सरकार और जो विधायिका है उसके बीच में समझौता हो गया था और जो ऋण सीमा की जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया था। तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि जो बाइडेन सरकार और रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके बीच में भी समझौता होगा और इस सीमा को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि अमेरिका डिफॉल्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर कहे जाने वाला देश है और अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर। दोस्तों अमेरिका की करेंसी डॉलर दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है, क्योंकि दुनिया में जितना भी ट्रेड किया जाता है उसका 80% ट्रेड डॉलर्स में किया जाता है। इसलिए अमेरिका को कोई भी वित्तीय संगठन कर्ज देने से मना नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका के ऊपर आज 31.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। लेकिन दोस्तों अमेरिका सिर्फ कर्ज लेता ही नहीं है, अमेरिका बाकी देशों को कर्ज देता भी है। अमेरिका ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जापान को दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ 860 बिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका ने चाइना को दे रखा है और 232 बिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका ने भारत को दे रखा है। और इस तरीके से 31.7 ट्रिलियन डॉलर में जो 25% पैसा है वो अमेरिका ने बाकी देशों को कर्ज के रूप में दे रखा है और बाकी का जो 75% पैसा है वो अमेरिका के बाजार में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको एक और फैक्टर ने प्रभावित किया, वो है कोरोना काल। दोस्तों कोरोना काल के दौर में लगातार लोगों के पास में जो इंडस्ट्रीज थी या फिर जो जॉब्स थे वो बंद थे और अमेरिका की सरकार के द्वारा 3 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो नए नोट छापे गए। 3 ट्रिलियन डॉलर नए नोट छापने का मतलब है कि भारत की जितनी इकोनॉमी है उसके बराबर अमेरिका ने डॉलर छाप दिए और इन डॉलर्स को छाप करके अमेरिका ने सभी लोगों के बीच में बांट दिया। इससे मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से जो सामान है मार्केट में उनकी कमी हो गई। मार्केट में वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने की वजह से अमेरिका में महंगाई काफ़ी बढ़ गई कोरोना के काल में। और यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका में लोगों के द्वारा टॉयलेट पेपर तक के लिए लड़ाई हो गई और इस तरीके से अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिका को उस समय भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्जा लेना पड़ा था। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सिचुएशन अभी उठ रही है, अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला है यदि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समझौता नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में भी इस तरह की सिचुएशन हुई थी, लेकिन उस समय समझौता हो गया था और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जो विपक्ष है उसको राजी कर लेगी। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, मान लीजिए कि विधायिका इस मामले में कन्विंस नहीं होती है, रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन के प्रस्ताव है उसको खारिज कर देती है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और खुद अमेरिका पर।
तो इसका पहला इंपैक्ट होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर। यदि अमेरिका का ट्रेजरी विभाग ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता है तो अमेरिका पहली बार डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। सेकंड, इसका अमेरिका की इकोनॉमी और वहां के लोगों पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से अमेरिका की करेंसी डॉलर के वैल्यू में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। इस गिरावट की वजह से अमेरिका में शेयर बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और इसके कारण हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जाने का खतरा अभी तक बना हुआ है। तीसरा इंपैक्ट होगा कि अमेरिका की दुनिया में क्रेडिट रेटिंग कम होगी। इसकी वजह से दुनिया में जब भी अमेरिका को लोन लेना होगा तो उसको काफ़ी महंगे दामों पर लोन मिलेगा, उसको उसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत का इसके इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो अमेरिका है और अमेरिका में जब किसी भी तरह की हलचल होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका में इस तरह के डिफॉल्ट होने की वजह से अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। और आपको पता है कि भारत बहुत सारी चीजें अमेरिका से आयात करता है, तो जिन भी चीजों पर भारत की इंडस्ट्रीज अमेरिका के आयात पर डिपेंड है तो उन इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। जैसे भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफी पहले से ही रिसेशन में चल रही है और यदि इस तरह की कोई घटना देखने को मिलती है तो इससे हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा। और ओवरऑल हम देखें तो अमेरिका के इस घटनाक्रम की वजह से अमेरिका यदि डिफॉल्ट होता है और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समझौता नहीं होता है तो इसका भुगतान पूरे विश्व को करना होगा। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ ही चुका होगा कि वर्तमान में जो अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके क्या कारण है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है दुनिया पर। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।